हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और इन दिनों अपनी तैयारी को बेस्ट कर रहे होंगे। दोस्तों के जैसा कि पता है, हम रोज़ाना का करेंट अफेयर 10 क्वेश्चन लेके आते हैं, जिसका फैक्ट के साथ हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आज है आपका 16 मई। तो 16 मई के करेंट अफेयर के साथ हम आ चुके हैं। तो देखिए, सेशन अच्छा लगे तो सेशन को शेयर करना है दोस्तों के बीच। आपका ग्रुप जो भी है उस ग्रुप में शेयर करना है। ये जो सेशन चल रहा है वो आपके बीपीएससी के लिए, बिहार दारोगा के लिए, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए, बीपीएससी टीडीआर 3 का एग्ज़ाम जो अभी होगा उसके लिए, और बीएसएससी के लिए। किसी भी एग्ज़ाम जिसमें करेंट अफेयर से सवाल होते हैं उसके लिए बेस्ट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए, हाल में किस भारतीय खिलाड़ी ने एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? कहा जा रहा है कि हाल में किस भारतीय खिलाड़ी ने एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? पहला है डीपी मनु, दूसरा है नीरज चोपड़ा, तीसरा है किशोर जोना और चौथा है शिवपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, तो ये फोटो जो आप इससे आप ये जो समझ गए होंगे कि ये कौन है, ये है नीरज चोपड़ा। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, नीरज चोपड़ा ने जीता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो डीपी मनु है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा हम फैक्ट जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। देखिए, एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो टूर्नामेंट गोल्ड मेडल जीत लिया है। भुवनेश्वर में आयोजित कहाँ हुआ था? ओडिशा के जो भुवनेश्वर में आयोजित इस स्पर्धा में नीरज चोपड़ा जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो जगह पूछेगा तो 82.27 मीटर रहा। कितना रहा? 82.27। ये जो है पहले पे थे, जिन्हें डीपी मनु को पछाड़ते हुए, किसे? तो डीपी मनु को स्वर्ण पदक पे कब्जा कर लिया। डीपी मनु की बात करें तो वो 82.6, ठीक है, 6 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पे रहे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 जो है वो आपके सामने एक इस तरह से आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको एक गोलीबारी में घायल हो गए? कहा जा रहा है कि हाल में किस देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है रॉबर्ट फीको, एक गोलीबारी में घायल हो गए। ऑप्शन ए में एस्कोल्विया, दूसरे में यूक्रेन, तीसरे में पोलैंड और चौथे में हंगरी। क्या होगा आपका राइट है? देखिए, उनका फोटो सामने है, ठीक है, ये जो उनका पिक्चर है, इससे भी आप अगर पिक्चर के माध्यम से भी आप राइट आंसर बता सकते हैं। तो दीजिए जवाब, क्या होगा राइट आंसर? आप लोग 2 का क्या होगा आपके हिसाब से? तो राइट आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, सेशन को शेयर करना है, लाइक करना नहीं भूलना है। चलिए इनके बारे में हम कुछ जानते हैं। एस्कोल्विया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिक एक गोलीबारी में घायल हो गए हैं। शूटर ने स्थानीय हाउस ऑफ कल्चर के सामने फीको पर उस समय हमला किया जब वो अपने समर्थकों से मिल रहे थे। 30 सितंबर 2023 को फीको एस्कोल्विया के तीसरी बार ये कितनी बार बने हैं? तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल में किस देश में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के डेंगू के दूसरे टीके को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में जापान, ऑप्शन डी में रूस। तो क्या होगा राइट आंसर? ये जो डेंगू का दूसरा डोज है, तो कौन सा है दूसरा टीका को मंजूरी दिया गया है, ये कौन होगा? तो राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। चलिए इनके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि राइट आंसर अमेरिका होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिका में डेंगू के दूसरे टीके को मंजूरी दे दिया है। इस टीके को जापानी फार्मास्यूटिकल टाकेटा द्वारा बनाया गया। कहाँ से बनाया गया? जापानी फार्मास्यूटिकल, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। इसे डेंगू की उच्च दर वाले क्षेत्रों में रहने वाले 6 से 16 साल के बच्चे के इसके उपयोग की सिफारिश की गई। कितने? 6 से 16 साल के बच्चे के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाल में भारत और किस देश के बीच वीजा और प्रवासन तंत्र को मजबूत करने के लिए दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया? संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, जापान या फिर मालदीव। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल में भारत और किस देश के बीच वीजा प्रवासन तंत्र को मजबूत करने के लिए दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात। ये आपका राइट होगा। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं।
ए आपका राइट आंसर होगा। भारत और यूएई दोनों देश वीजा प्रवसान, नागरिकता और प्रत्यार्पण तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। इसका आयोजन 15 मई को दिल्ली में किया गया। दोनों देशों में नागरिकों पर केंद्रीय काउंसलर तंत्र की दिशा का काम करना जारी रखने लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। 5 है, हाल में सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार कितने लोगों को सीए के तहत भारत में नागरिकता मिली? 11, 12, 13, 14। तो हाल में सीए नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना होने पर पहली बार कितने लोगों को भारत की नागरिकता मिली? तो क्या होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा 11। ठीक है, यहाँ मैप है, इसके बारे में हम कुछ देखते हैं। सॉरी, यहाँ लिखा हुआ 14 पीपुल गेट सिटीजनशिप, ये राइट आंसर आपका डी होगा। डी, ए नहीं होगा, डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? डी होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। सीए अधिनियम अधिसूचना जारी होने के बाद 15 में कितने 14 लोगों को सीए 15 में 14 लोगों को कितने तहत भारतीय नागरिकता मिली है? उनमें सर्टिफिकेट भी सौंपा गया है, जैसा कि आपने मैप में देखा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू की। कहाँ के? पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम जो होंगे उनको भारत में प्रवासी नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, कनाडा सरकार ने हाल में किस भारतीय आईईटी कंपनी पे 82 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? कनाडा सरकार के द्वारा लगाया गया है किस भारतीय आईटी कंपनी पर 82 लाख का जुर्माना? राइट, पहला होगा इन्फोस, टीसीएस, विप्रो या एचसीएल। क्या होगा राइट आंसर? जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए इनके बारे में जानते हैं आगे फैक्ट क्या है। तो जैसा कि ए राइट है, कनाडा सरकार ने आईटी कंपनी इन्फोसिस पे 1.34 लाख कनाडा डॉलर लगभग 82 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इम्प्लाई हेल्थ टैक्स के अंडर पेमेंट के कारण लगाया गया है। 31 दिसंबर 2028 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी स्वास्थ्य कर कथित कम भुगतान पे जुर्माना लगाया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? ऑप्शन में है ली सियंग लुंग, दूसरे में लॉरेंस वोंग, ली क्वान यू, गो चोक टोंग। हाल में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? क्या होगा राइट आंसर? तो बी है लॉरेंस वोंग, बी आपका राइट होगा। ये है उनका फोटो है, देख लीजिए गौर से। इनके बारे में हम कुछ बताते हैं आपको। तो बी हो जाएगा। लॉरेंस वोंग बने सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति ने उन्हें पद की राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें गोपनीयता को शपथ दिलाई। इससे पहले 2 दशक से ली सिंगापुर के प्रधानमंत्री थी। 2 दशक से ये जो थे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल में भारत के सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल देश के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में किसे पीछे छोड़कर 4वें स्थान पे है? शिव नादर, अजीम प्रेमजी, दिलीप सांघवी, राधा कृष्ण दमनी। हाल में भारत के सबसे अमीर जो है वो महिला सावित्री जिंदल है। देश में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में ये चौथे स्थान है। तो ये किसको पीछे किए हैं? इनमें से क्या होगा? शिव नादर, अजीम प्रेमजी या दिलीप सांघवी या राधा कृष्ण दमानी। तो क्या होगा? शिव नादर, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अमीर महिला और ओपी जिंदल ग्रुप के चेयरमैनशिप सावित्री जिंदल शिव नादर को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पे आ गई हैं। सावित्री जिंदल कुल संपत्ति कितना है? 31.50 अरब डॉलर हो गया है। आप देश में उनसे ज्यादा दौलत सिर्फ मुकेश अंबानी के पास है। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और पोंडल मिश्र के पास है। चौथे नंबर पे हो गई सावित्री जिंदल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्विनी को नियुक्त किया है? टेस्ला ने, यूएनए ने, नासा ने, गूगल ने। तो किसने अपने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्विनी को नियुक्त किया है? टेस्ला, यूएनए, नासा या फिर गूगल। ये सामने उनका फोटो है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नासा। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के डेविड साल्विन ने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। इससे पहले डेविड साल्विन नासा के मुख्य डेटा अधिकारी थे। इससे पहले जो है नासा के मुख्य डेटा अधिकारी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है और ये सेट का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? ऑप्शन है पहला क्या है? 15 मई, 18 मई, 20 मई या फिर 25 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया? वर्ल्ड फुटबॉल डे। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 मई, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो 25 मई संयुक्त राज्य महासभा ने सर्वसम्मति से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में घोषित किया गया है। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के स्थायी प्रतिनिधि ताहिर एम अल सोनी ने पेश किया, जिसे 193 संसदीय महासभा के सर्वसम्मति से पारित किया गया। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।